हेलो नॉलेज के दीवानों, स्वागत है आपका फिज़िक्स फेम चैनल पर। और हम आज मतलब सीबीएसई बोर्ड का साइंस का पेपर हुआ था। आज जो डेट है वो 4 मार्च है, ठीक है, 2023। और जो हमारे पास में पेपर है वो 086 कोड है और 31/6/1 यानी कि सेट 1 है। हम इसके फिज़िक्स के पोर्शन का सॉल्यूशन करेंगे। और आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ है, मुझे कमेंट्स मिले हैं, ठीक है। बहुत बहुत आप लोगों को बधाई और आगे भी आप ऐसे ही अपने पेपर सभी अच्छे तरीके से सॉल्व करते रहें। अब देखते हैं हम इसके सॉल्यूशन में। जो आज का पेपर था, हम ये भी नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा इजी था, ये भी नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा टिपिकल हार्ड था, ठीक है। मॉडरेट पेपर था, सही था, 100 था, 50-50% था। इसमें डिफ़िकल्ट पोर्शन भी था और इसमें इजी पोर्शन भी था। तो सबसे पहले सेट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 15 है। अब ये जो 15 क्वेश्चन है, इसमें ये कहा गया है द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग सोलिनॉइड। यानी कि अगर हमारे पास में करंट कैरिंग सोलिनॉइड है, ठीक है, ठीक है बच्चों, ये करंट कैरिंग सोलिनॉइड है। यहाँ से हम इसमें करंट पास कर देते हैं, ये करंट इसमें आ रहा है, ठीक। तो इसमें ये कहा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मेरी बात आप समझ रहे हैं, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा तो क्या वो ज़ीरो होगा? पहला ऑप्शन, क्या वो ज़ीरो होगा? तो ज़ीरो नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला होता है B = μ0 Ni, ठीक है, B = μ0 Ni। उसके बाद में डिक्रीजेज एज वी मूव टुवार्ड्स इट्स एंड। इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिक्रीज होगा अगर हम एंड्स की तरफ, सिरों की तरफ बढ़ेंगे, या इधर बढ़ें या इधर बढ़ें, तो क्या वो डिक्रीज होगा? ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन है इसमें, नेक्स्ट ऑप्शन सी ऑप्शन में कहा गया है इंक्रीज एज वी मूव टुवार्ड्स इट्स एंड। यानी कि अगर हम इसके मिडिल पोर्शन से इसके एंड्स की तरफ बढ़ते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्या इंक्रीज होगा, ठीक है। और जो लास्ट इसमें ऑप्शन है, डी ऑप्शन, वो है इज सेम एट ऑल पॉइंट्स। यानी कि वो इसके अंदर सभी पॉइंट्स पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सेम होगा। तो देखिए, अगर ये बहुत डीपली पढ़ा है किसी बच्चे ने, ठीक है, तो उन्हें पता होगा कि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है B = μ0 Ni। लेकिन सोलिनॉइड के एंड्स पर, सिरों पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला होता है μ0 Ni/2, ठीक है। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे, ठीक है। वो ये लिखे आएंगे कि जब हम सिरों की तरफ बढ़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिक्रीज होगा। लेकिन अब इसमें यही पॉइंट है, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये सिरों पर होगा, यानी कि एंड्स पर होगा। जब हम इसके अंदर देखेंगे तो इसके सभी पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? सेम होगा। मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? सभी पॉइंट्स पर सेम होगा, ठीक है। तो ये आपके सेट 1 का क्वेश्चन नंबर है 15, क्वेश्चन नंबर है 15। और इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का, वो राइट ऑप्शन है डी, इज सेम एट ऑल पॉइंट्स, ठीक है, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इससे आप कंफ्यूज ना हो, ये सिर्फ एंड्स पर होता है। सोलिनॉइड के अंदर ये कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, लेकिन जब हम सिरों पर पहुंचते हैं तब इसकी वैल्यू इतनी होती है। ये नहीं कि बीच में से यहां से घटता हुआ जा रहा है, रहेगा सेम, सिरों पर आने के बाद इतना होगा, ठीक है, तो घटेगा नहीं। इस वजह से इज सेम एट ऑल पॉइंट, इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब 16, क्वेश्चन नंबर 16, सेट 1 का ही क्वेश्चन नंबर 16 है। और वो क्वेश्चन है इन ह्यूमन आई द पार्ट विच अलाउज लाइट टू एंटर इनटू द आई। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, सभी बच्चों को पता है कि जब हमारे ह्यूमन आई जो है, जब लाइट एंटर होती है तो कौन सा पार्ट आंख का उसे अलाउ करता है लाइट को एंटर होने के लिए, अंदर की तरफ जाती है तो कौन से पार्ट से हो जाती है, कौन सा पार्ट उसे अलाउ करता है? द ह्यूमन आई द पार्ट विच अलाउ लाइट टू एंटर इनटू द आई, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन है कॉर्निया, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर है डी। और क्या है? कॉर्निया, CORNEA, ठीक है, ये इसका राइट ऑप्शन है कॉर्निया, ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर आता है इसमें सेट 1 का ही, क्वेश्चन नंबर है 7।
ये थोड़े पेज मेरे आगे पीछे हो रहे हैं, फोटो स्टेट करा ली थी मैंने, सभी सेट का जो फिजिक्स का पोर्शन है उसे मैंने निकाल लिया था एक जगह, इस वजह से थोड़े से आगे पीछे हो रहे हैं। तो अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या हमसे मालूम किया गया है? इसमें मालूम किया गया है ए स्टूडेंट वांट्स टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज। एक स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट की इरेक्ट इमेज चाहता है। इरेक्ट का मतलब होता है सीधी, यानी कि उसका सिर ऊपर ही होना चाहिए, पैर नीचे ही होने चाहिए। ठीक है, इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग ए कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर का इस्तेमाल करके? कॉनकेव मिरर। कौन से मिरर का इस्तेमाल करके? कॉनकेव मिरर। तो पहले कॉनकेव मिरर में यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, उसे देखिए आप। ठीक है, ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर, राइट, कॉनकेव मिरर। अब आपको पता है कॉनकेव मिरर पर लाइट रेज जाती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो उन्हें ये क्या कर देता है? कन्वर्स कर देता है। जब कन्वर्स कर देता है तो इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो किस में होती है? निगेटिव में। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होती है, वो भी निगेटिव में होती है। फोकस लेंथ निगेटिव तो होती है, फोकल लेंथ निगेटिव तो होती है, लेकिन इसका फोकस कैसा होता है? रियल होता है। चलिए, ये बात की बात है। ठीक है, ये जहाँ पर मिल रही है वो इसका फोकस है। तो ये कह रहे हैं कि इरेक्ट इमेज चाहिए ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। इस कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ माइनस में होती है। व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, यानी कि हमें ऑब्जेक्ट की जो इमेज चाहिए वो कैसी चाहिए? इरेक्ट चाहिए, सीधी चाहिए। अब आप लोगों को पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज जब सीधी बनती है, इरेक्ट बनती है, तो कब बनती है? जब इमेज वर्चुअल होती है, राइट। अब जब इमेज वर्चुअल होती है तो वर्चुअल का केस कौन सा है इस मिरर के लिए? तो वर्चुअल का सिर्फ एक ही केस है, और वो केस तब है जब ऑब्जेक्ट इसके पोल, ये जो होता है इसका मिडिल पॉइंट जो होता है, हम पोल कहते हैं, फोकस है, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ हो, तब ये कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल इमेज बनाता है। तो अब इसका जो ऑप्शन है वो क्या होना चाहिए? इसमें ऑप्शन दिया है लेस देन 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, बिटवीन 10 एंड 20 सेंटीमीटर, या मोर देन 20 सेंटीमीटर। तो आसान सा इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए सही है, लेस देन 10 सेंटीमीटर। तभी तो वर्चुअल इमेज बनेगी। बाकी सभी केस में ये रियल इमेज बनाता है। एक ही केस इस कॉनकेव मिरर का ऐसा है जब ये वर्चुअल इमेज बनाता है, इरेक्ट बनाता है, सीधी बनाता है और एनलार्ज बनाता है। ओके, गुड। अब अगला क्वेश्चन है हमारा सेट नंबर 1 का ही क्वेश्चन नंबर 13। सेट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 सेट नंबर 1 का, सेट नंबर 1 का ही है ये, सेट 1 क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, इस 13 वाले क्वेश्चन में ये बताया गया है कि हमारे पास में एक प्रिज्म है। ठीक, अब इस पर वाइट लाइट जा रही है, वाइट लाइट हो गई, और यहाँ से अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो लाइट रे यहाँ जाती, लेकिन उसमें डेविएशन हुआ। पहले तो उसमें रिफ्रैक्शन हुआ यहाँ, ठीक है, रिफ्रैक्शन दिखाया गया, फिर उसके बाद में यहाँ से दोबारा रिफ्रैक्शन हुआ, ये नीचे आ गई है इस तरीके से, और ये अगर हम इसे पीछे बढ़ाते हैं तो ये एंगल ऑफ डेविएशन हो जाता है। अगर मैं इसे यहीं से दिखा दूँ ये, ठीक है, तो ये जो है ये एंगल ऑफ डेविएशन है अगर इसके बीच में बनता है। ये ऐसे ही ये वाला जो एंगल है ये भी एंगल ऑफ डेविएशन है, राइट। ओके, ये आपको फिगर में दिया गया है वाइट लाइट, ये आपको दिया गया है P और ये दिया गया है Q। तो इसमें पूछा गया है कि इन द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग द डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म। ठीक है, डिस्पर्जन हो रहा है, लाइट अपने कलर्स में टूट रही है तो इसे डिस्पर्जन कहते हैं। द कलर P एंड Q रेस्पेक्टिवली आर, तो ये P और Q क्या होंगे? पहला ऑप्शन दिया है, यानी कि पहले हमें किसको बताना? P को, और फिर किसको बताना है? Q को। तो पहला ऑप्शन है इसमें रेड एंड वॉयलेट, यानी कि P कौन सा? रेड, और Q कौन सा? वॉयलेट। तो P क्या रेड हो सकता है? सबसे लीस्ट डेविएट जो होता है कलर वो कौन सा होता है बच्चों? रेड होता है। और सबसे मोस्ट डेविएशन जो होता है जिस कलर में वो कौन सा होता है? वॉयलेट होता है। तो इसका मतलब ये जो ऑप्शन ए दिया है रेड और वॉयलेट, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, राइट। उसके बाद में ऑप्शन नंबर बी है, और बी में बताया गया है कि वॉयलेट एंड रेड,
यानी कि वॉयलेट और रेड। तो पी देखो सबसे नीचे है, यानी कि सबसे नीचे कौन सा कलर आएगा हमारा, वॉयलेट ही आएगा, और उसके बाद में क्या आएगा, रेड आएगा। अब आप कहोगे सर दूसरे भी तो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, वो सभी चेक करते हैं, ठीक है। अब तक के लिए जो ये है, ये ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद में है सी, रेड एंड ब्लू। सी में क्या बता रखा है, रेड एंड ब्लू, यानी कि पी कौन सा है, रेड है, तो रेड तो होने का ही नहीं है ये, ठीक है, रेड तो ये होने का नहीं है, ब्लू ऊपर पहुंच जाएगा, जबकि ब्लू रेड के नीचे आता है, तो इस वजह से ये भी ऑप्शन आपका गलत है। समझ रहे हैं ना मेरी बात। अगर मैं विबग्योर को लिखता हूं VIBGYOR, ये होता है इसका डेविएशन का रूल, ठीक है। सबसे पहले सबसे ज़्यादा डेविएशन, लीस्ट डेविएशन रेड, और सबसे ज़्यादा डेविएशन मोस्ट डेविएटेड जो कलर है वो कौन सा है, वॉयलेट है। तो यहाँ पर रेड तो हो ही नहीं सकता, फिर ब्लू दे रखा है, तो ब्लू तो इससे नीचे आ रहा है, जबकि ब्लू को ऊपर मान रहे हैं, तो इस वजह से ये भी आपका गलत है। और दूसरा है ऑरेंज एंड ग्रीन, ऑरेंज एंड ग्रीन, यानी कि इसे क्या कह दिया गया, ऑरेंज, और इसे कह दिया गया ग्रीन, इसे ऑरेंज इसे ग्रीन। तो देखिए ऑरेंज में लीस्ट डेविएशन है, ग्रीन में ज़्यादा है। अगर ये उल्टा कह देते, यहाँ पर रख देते ग्रीन और यहाँ पर रख देते ऑरेंज, मेरी बात समझिए, तब ये ऑप्शन आपका डी ऑप्शन सही हो सकता था, ठीक है। लेकिन इसमें कोई भी कॉम्बिनेशन सही नहीं बैठ रहा है, सिर्फ कौन सा कॉम्बिनेशन सही बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पी किसको शो करेगा, वॉयलेट को, और ये जो है क्यू ये शो करेगा आपके किसे, रेड को। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है, 13 वाले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी है, वॉयलेट एंड रेड, वॉयलेट एंड रेड, राइट। उम्मीद करता हूँ सभी के जो आंसर हैं वो बिल्कुल सही गए होंगे, अच्छे गए होंगे, ठीक है। अब अगला जो है, ये थोड़े से पेज आगे पीछे हो रहे हैं, तो अगले पर हम डिस्कस करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 16 सेट नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 सेट नंबर ए, 16 नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर है 26 सेट ए का। स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है कि स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ ए, फर्स्ट पार्ट है इसका, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। स्टेट द रूल, करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर ये है, इसमें वायर जा रहा है, तो इसके जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हम डिफाइन करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को बताते हैं, वो किस रूल से बताते हैं, तो राइट हैंड थंब रूल से बनाते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, फ्लेमिंग, ठीक। अब इसमें क्या है, ये करंट जा रहा है वायर में, अब हम इसे इस तरीके से पकड़ लेंगे, जैसे वायर है, वायर में ये जो मार्कर है मेरा वायर की तरफ, वायर के जगह पर मैं इसे शो कर रहा हूँ, करंट इसमें ऊपर फ्लो हो रहा है, मैं इसे ऐसे पकड़ लेता हूँ, तो मेरा जो थंब है वो किस डायरेक्शन में है, करंट की डायरेक्शन में, और मेरी जो उंगलियां मुड़ रही हैं ये किस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो करंट की डायरेक्शन में हमें क्या रखना है, थंब रखना है, तो उंगलियां अपने आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएंगी, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो है इसका इस तरीके से आपका ये शो होगा, ठीक। अब ये क्या है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये अंदर की तरफ है, इस बोर्ड के प्लेन ऑफ बोर्ड में, ठीक है। और अगर इसे और ज़्यादा अच्छे से आप डिफाइन करना चाहें, शो करना चाहें, तो आप क्या दे सकते हैं कि यहाँ पर आप लगा सकते हैं डॉट वायर के इस साइड में, ठीक है, ये, और वायर के इस साइड में लगा सकते हैं आप क्रॉस, ठीक है, यानी कि वायर के इस साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अंदर की तरफ होगा, इनवर्ड, ठीक है, और इस साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ होगा, और ये हमारी उंगलियां इसी तरीके से कर्ल हो रही हैं, मुड़ रही हैं, कि यहाँ से आ रही हैं निकल कर इधर को, ये पीछे को जा रही हैं, ठीक है। तो फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल। उसके बाद में दूसरा इसमें ऑप्शन दिया है कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू इट, यानी कि अगर हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और हम इसका कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रख देते हैं, तो इस पर जो फोर्स लगता है, अगर इस करंट कैरिंग कंडक्टर में आई करंट जा रहा है और इसकी लेंथ कितनी है, एल, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस पर जो फोर्स लगता होता है F = BI L
साइन थीटा, ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री पर रखा हुआ है तो F इजिकल टू हो जाएगा BI L मैंने स्मॉल लिया तो स्मॉल बना लीजिए, ठीक है, ये है। अब ये कौन सा रूल है, तो ये किससे हम इस पर फोर्स को हम फाइंड आउट करेंगे। फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू इट, तो किससे करते हैं हम लेफ्ट हैंड रूल, किससे करते हैं लेफ्ट हैंड रूल, और वो भी कौन सा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ओके, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पर मैग्नेटिक फोर्स को फाइंड आउट करते हैं जब करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ हो, ठीक है, परपेंडिकुलर हो या किसी एंगल पर हो, तब भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कौन सा रूल लगाएंगे इस पे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो ये आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को आपको क्या करना था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को स्टेट करना था। तो लेफ्ट हैंड रूल क्या है कि अगर हमारी ये जो थंब है ये किसको शो करता है, फोर्स की डायरेक्शन को, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को, ठीक है, जो करंट कैरिंग कंडक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा उस फोर्स की डायरेक्शन को हमारा थंब शो करेगा, कौन सा हैंड का, लेफ्ट हैंड का। उसके बाद में ये हमारी फर्स्ट फिंगर है, ये शो करती है मैग्नेटिक फील्ड को, ये जो मिडिल फिंगर है ये शो करती है करंट की डायरेक्शन को। तो और ये तीनों आपका मैग्नेटिक फील्ड, आपके ये फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन, ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। जैसे अगर मैं इस पर लगाऊं तो ये डायरेक्शन किसके, मैग्नेटिक फील्ड की, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई। अब आप इसे यहीं पकड़ लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को कहीं मत जाना दो, यहीं पकड़ लो। अब बाद में करंट किधर जा रहा, ऊपर की तरफ, तो ऐसे यहीं रखा, करंट गया आपका ऊपर की तरफ, तो फोर्स किधर आ गया, अंदर की तरफ। यानी कि अगर ये वायर है, इस वायर में करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो ये वायर अंदर की तरफ दब जाएगा, यानी कि अंदर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ इस पर फोर्स लगेगा। ये हमें स्टेट करना था, आपको पता ही है कि थंब प्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फर्स्ट फिंगर present the direction of magnetic field and the middle finger in the direction of the current, ठीक है, and these are mutually perpendicular to each other and this rule is called as the Fleming left hand rule and we find the direction of force on a current carrying conductor placed in a uniform magnetic field, right। तो कौन सा रूल है ये, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। यहाँ पर कौन सा रूल लगा था, फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, सेट नंबर ए का क्वेश्चन नंबर 25। सेट नंबर ए का क्वेश्चन नंबर 25, सेट नंबर ए क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। अब इस 25 में क्या कहा गया, आपको एक डायग्राम दिखाया गया है, दिया गया है, मतलब पेपर में दिया हुआ है ये डायग्राम आपको, और ये लाइट रे जा रही है यहाँ से और ये लाइट रे ऐसे यहाँ ये हो गई, ठीक है, ये, और ये लाइट रे की डायरेक्शन है इधर से गई है, ये इधर, ये मीडियम है आपका ए, मीडियम ए, और ये मीडियम है आपका बी, मीडियम बी, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है, मीडियम ए और मीडियम बी दिखा दिया। तो देखिए पहले तो हम यहाँ पर थोड़ा सा कुछ खुराफात करेंगे, और वो खुराफात ये है कि ये जो एंगल है जो नॉर्मल के साथ बन रहा है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये नॉर्मल के साथ जो बन रहा है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन नॉट रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब इन्होंने पहला पॉइंट इसमें दिया है कि विच वन ऑफ द टू मीडिया इज डेंसर विद रेस्पेक्ट टू अदर मीडियम, कौन सा मीडिया इसमें डेंसर है, कौन सा मीडियम इसमें डेंसर है विद रेस्पेक्ट टू अदर मीडियम। तो अगर आप देखें तो आप सभी को पहचान है, आप सभी बच्चे जानते हैं कि जहां पर हमारा एंगल ज़्यादा है, ठीक है, वो कौन सा होता है, रेयरर मीडियम, और जहां पर एंगल हमारा कम हो जाता है वो कौन सा होता है, डेंसर मीडियम। यानी कि अगर कोई लाइट रे रेयर से डेंसर में जाती है तो बेंड्स हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, और अगर कोई लाइट रे डेंसर से नॉर्मल में जा रही है तो वो हो जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल।
तो यहाँ दे सकते हैं कि ये यहाँ से यहाँ जा रही है, इस मीडियम से ए से बी में जा रही है, तो नॉर्मल की तरफ बेंट हो रही है या नॉर्मल से दूर हट रही है, तो बेंट्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ आ रही है। तो इसका मतलब 99.99% ये जो मीडियम है ये कैसा है, डेंसर, DENSER। और ये वाला जो मीडियम है ये कौन सा है, रेयरर मीडियम। ओके, ये डेंसर मीडियम, ये रेयरर मीडियम। अब इसमें इसका जो बी पार्ट है उसमें मालूम किया गया है, इसका ये तो ए पार्ट था जिसमें मीडियम को पूछा गया, तो आप अच्छे से ध्यान से लिख लीजिए, मीडियम ए जो है वो कौन सा है आपका, रेयरर मीडियम, ठीक है। और मीडियम बी जो है वो आपका कौन सा है, डेंसर मीडियम, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका जो बी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 25 का ये ए पार्ट था, 25 का बी पार्ट है। उसमें कहा गया कि इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए इज VA, इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट को अगर हम शो कर रहे हैं कि ये VA है, ठीक है, एंड इन मीडियम B इज VB, और इस वाले मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो VB है, ठीक है, ये VA है और ये VB है। तो अब ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ B, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A, ठीक है। ये A मीडियम है, B मीडियम है, ओके। मैंने गलत लिख दिया क्या, यहाँ पर मैंने उल्टा लिख दिया, नहीं ठीक तो है, मीडियम A और मीडियम B डेंसर है, ओके। यहाँ पर मीडियम कहाँ दे रखा है, A नीचे ही है और ये ऊपर ही है, ठीक है। मीडियम A रेयरर है, मीडियम B डेंसर है। तो इसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A, यानी कि यहाँ पर हमें μBA फाइंड करना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, A μB, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A। अब आप सबको पता है कि जब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का किसी दूसरे मीडियम के साथ में निकाला जाता है तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर मैं लिखता हूँ A रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ A विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट के डिवाइड का खेल है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। और इसमें पूछा गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम B विद रेस्पेक्ट टू मीडियम A, तो इसमें क्या करेंगे हम, यानी कि जिसका पूछा गया है उसकी स्पीड ऑफ लाइट कहाँ आनी है, इसके नीचे आनी है, और जिसके रेस्पेक्ट में पूछा गया है उसकी स्पीड ऑफ लाइट ऊपर आनी है, ये ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। ओके, जैसे आप लोगों को पता है कि म्यू का जनरल फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू C/V, ठीक है। अब ये C/V क्या होता है कि जब कोई लाइट रे, ये क्या है हमारा एयर और ये क्या है हमारा मीडियम, तो जब कोई लाइट रे एयर से मीडियम में जाती हो तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती है, नॉर्मल है, ठीक है। लाइट रे यहाँ ये बेंड्स हुई है, I एंगल है, ये R है रिफ्रैक्शन एंगल। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, स्पीड ऑफ लाइट किसका निकाल रहे हैं हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस वाले मीडियम का विद रेस्पेक्ट टू इसके, तो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट हमारी C आ रही है, जिसका निकाल रहे हैं उसकी स्पीड ऑफ लाइट नीचे आ रही है, तो निकाल किसका रहे हैं हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स B वाले का। तो B में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डिनोमिनेटर में आएगी और नोमिनेटर में स्पीड ऑफ लाइट कहाँ से आएगी, जिस मीडियम में से लाइट जा रही है, जा किस मीडियम में से रही है, इस वाले मीडियम में, पहुंच किस मीडियम में रही है, इसमें, तो रिफ्रैक्टिव VB/V आ जाएगा। ओके, ये आपका राइट आंसर है, और जो बच्चे ये करके आए होंगे उन्हें बहुत बहुत बधाई, ठीक है। अब नेक्स्ट है, इसमें ये आपका पोर्शन कवर हो जाता है। अब इलेक्ट्रिकल डिवाइस रिमेन कांस्टेंट, हाँ, अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 24 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, मैं कह रहा हूँ ना क्वेश्चन ज़रा आगे पीछे हो रहे हैं बच्चों, तो आप लोग सेट A का क्वेश्चन नंबर 24 है, थोड़ा सा आप इसे देखते रहेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर इसी वजह से लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पेज ये थोड़े से आगे पीछे लगे हुए हैं, सारे जो पेपर हैं उन सबके मैंने पेज ये निकाल लिए हैं, तो ये पेज आगे पीछे हैं, इस वजह से आप परेशान मत होना, क्वेश्चन नंबर में डाल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 24, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस रिमेन कांस्टेंट। एक हमारे पास में कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, सपोज कीजिए ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इसका रेजिस्टेंस, ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, ठीक है, इसका लेट द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल डिवाइस रिमेन कांस्टेंट, इसका जो रेजिस्टेंस है वो हमने कैसा कर लिया, कांस्टेंट कर लिया, यानी कि इसे कांस्टेंट ले लिया, इसका जो रेजिस्टेंस है वो हमने कांस्टेंट रख लिया। while the potential difference across its end decreases to
1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, यानी कि इसमें V जा रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस V था यहाँ, और इसमें जो करंट था वो I था, ये मान लीजिए। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम में इसमें जो आपका पोटेंशियल था, ठीक है, अब जो नया पोटेंशियल है V डैश मान लेता हूं मैं, तो वो पहले वाले पोटेंशियल का कितना कर लिया, 4th टाइम कर लिया, 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, इसका 1/4 कर लिया। वॉट चेंज विल अकर इन द करंट थ्रू इट, तो अब जो इसमें नया करंट होगा I डैश, वो कितना होगा, ठीक है, नया करंट इसमें कितना होगा, वॉट चेंज विल अकर इन द करंट थ्रू इट, ठीक है, वॉट चेंज इन द करंट थ्रू इट, यानी कि इसके करंट में कितना चेंज होगा। अब स्टेट द लॉ विच हेल्प्स अस इन सॉल्विंग द अबव स्टेट क्वेश्चन, तो इसे सॉल्व करने में हमने कौन से लॉ का, कौन से रूल का इस्तेमाल किया। अब देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे। आपको पता है रेजिस्टेंस तो हमने कांस्टेंट कर ही लिया। पहला तो मैं इसका मतलब इसे रिवील कर देता हूँ इसके क्वेश्चन का। वो सिंपल सी बात है, कौन सा लॉ होगा इसमें, ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ है इसमें। अब उसके बाद में हम जानते हैं V इज इक्वल टू कितना होता है IR, R इज इक्वल टू कितना होगा V अपॉन I। अब ये हमने क्या रख लिया, ये R हमने रख लिया है कांस्टेंट, पहले ही कह दिया गया है कि यार हमने कांस्टेंट कर लिया। अब जब हमने R को कांस्टेंट कर लिया, V की वैल्यू को कर दिया हमने V/4, ठीक है। अब जो है ये, यानी कि अब अगर मैं इसे थोड़ा सा इसमें लिखता हूँ, R तो मैंने I रखा, अब जो यहाँ पर V आया उसे मैंने कर दिया कि वो है V डैश और ये है I डैश। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात। अब R तो हमने क्योंकि कांस्टेंट रखा, V डैश की वैल्यू हमने कितनी कर दी है, V/4 कर दी है, ठीक है। उसके बाद में I डैश कितना करना पड़ेगा हमें, I डैश हमें कितना करना पड़ेगा कि हमारी वैल्यू R उतनी ही रहे जितना हमारी वैल्यू पहले थी। तो जब हमें R को कांस्टेंट रखना, हमने V को घटा दिया, तो हमें यहाँ पर I को भी I/4 ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब जब 4 ऊपर पहुंचेगा, यानी कि V/4 अपॉन I/4, 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया हमारे पास में V अपॉन I। देखिए आप, V डैश की वैल्यू V/4, I डैश की वैल्यू I/4, तभी हमारा ये V अपॉन I आता, जो कि R की पहली वैल्यू था, यानी कि R कांस्टेंट रहा। तो इससे हमें क्या पता लगा, इससे हमें ये पता लगा कि अगर हम V को V/4 कर देते हैं तो इसके जो करंट की वैल्यू आएगी I डैश के, वो भी I/4 ही आएगी, यानी कि करंट को भी आपको 1/4 डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि आपने रेजिस्टेंस को क्या रख लिया है, आपने रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रख लिया है, ठीक है। अगर वोल्टेज हमारा 4 टाइम डिक्रीज हो रहा है तो करंट भी हमारा 4th टाइम ही डिक्रीज होगा, तभी हमारा R कांस्टेंट रह सकता है। और ये किस रूल के तहत, किस रूल के अकॉर्डिंग फाइंड आउट किया हमने, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। बात आ गई समझ में? ओके, थैंक यू वेरी मच। अब चलते हैं हम अगले पॉइंट्स की तरफ, और हमारा अगला पॉइंट है स्टेट रीजंस ऑफ मियोपिया, ठीक है। मायोपिया नहीं, मायोपिया में क्या है, यानी कि शॉर्ट साइटेडनेस। क्या है बच्चों, शॉर्ट साइटेडनेस। इसका दूसरा नाम, इसका निक नेम जो है मायोपिया का, वो है शॉर्ट साइटेडनेस, MYOPIA, मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया कि स्टेट द रीजन फॉर मियोपिया का रीजन क्या है। तो देखिए, ये है हमारी नॉर्मल आई, ठीक है, ये हमारी नॉर्मल आई है। लाइट रे गई, उस लाइट रे को कहाँ कन्वर्स कर देती है, फोकस पर, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, फोकस कर रहा हूँ, सॉरी, रेटिना पर, रेटिना, ठीक है। ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, ये रेटिना पर जो बन रही है ये इमेज है, ये हमारी नॉर्मल आई है। मियोपिक आई में क्या होता है, मियोपिक आई में ये होता है कि ये हमारी नॉर्मल आई आ गई, ठीक है। अब यहाँ से ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लाइट रेज जा रही हैं, तो लाइट रे को ये रेटिना से शॉर्ट पर ही क्या कर देता है, फोकस कर देती है। यहाँ फोकस कर दिया, रेटिना यहाँ है और इमेज यहाँ बन रही है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, यानी कि रेटिना से ही कम पर इसने फोकस कर दिया। अब सवाल ये है कि इसका रीज़न क्या है, स्टेट द रीज़न फॉर मियोपिया, क्यों हुआ ऐसा। तो ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि आई बॉल जो है हमारी, ध्यान से देखो इसे और इसे,
आई बॉल का जो साइज़ है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़। आई बॉल का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, हमारे जो लेंस की पावर है वो पावर क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, पावर इंक्रीज़, पावर ऑफ लेंस इंक्रीज़, पावर ऑफ लेंस इंक्रीज़। ठीक है, उसके बाद में फोकल लेंथ क्या हो जाती है, जब पावर इंक्रीज़ होती है तो आपको बताइए फोकल लेंथ इसकी घट जाएगी, फोकल लेंथ डिक्रीजेज। ठीक है, लेकिन अब ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इस वजह से होता है कि कन्वर्जिंग पावर इसकी बढ़ गई और हमारा जो आई लेंस है और आँख का जो बॉल है, आँख का जो साइज़ है वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और ये जो आपका लेंस है, ये लेंस पहला रीज़न, दूसरा रीज़न, तीसरा रीज़न है कि आई लेंस थिक हो जाता है, आई लेंस थिक। ठीक है, आई लेंस बिकम्स थिक। ठीक है, आई लेंस कैसा हो जाएगा, थिक हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। ठीक है, ये तो इतने क्वेश्चन का आंसर हुआ कि स्टेट द रीजन फॉर मियोपिया। अब आता है कि विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम शो द इमेज फॉर्मेशन ऑफ मियोपिक आई। तो ये देखो मैंने दिखाई दिया है, नॉर्मल आंख के लिए ये है नॉर्मल आई, आगे लिख देता हूँ इसे, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ नॉर्मल आई। ठीक है, ये है आपका मियोपिक आई, मियोपिक आई। अब इसमें पूछा गया है, डायग्राम तो इतना हो गया, करेक्शन फॉर मियोपिक आई यूजिंग एन एप्रोप्रिशिएट लेंस। कौन सा लेंस इस्तेमाल करेंगे, तो अब इसे दूर करने के लिए यानी कि करेक्शन के लिए आप क्या करोगे बच्चों, हमें इन रेस को क्या करना पड़ेगा, फैलाना पड़ेगा, डाइवर्स करना पड़ेगा, जिससे कि फैल के ये यहाँ तक पहुँच जाए रेटिना पर। और आपको पता है कि फैलाने के लिए यानी कि डाइवर्स करने के लिए जो लेंस यूज होता है वो कौन सा होता है, कॉनकेव लेंस। लगा दीजिए इसका आगे। अब यहाँ पर ये लाइट जा रही है, यहाँ पर हमने कॉनकेव लेंस लगा दिया। ठीक है, ये आपका आँख का लेंस आ गया और ये आपकी आँख आ गई, यहाँ से ये लाइट रेज गई, फिर ये यहाँ पर पहुँच जाएंगी। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? ओके, थोड़ा सा आगे नहीं निकलना चाहिए वरना हाइपरमेट्रोपिक आई हो जाएगी। बिल्कुल रेटिना पर आना चाहिए, ये रहा बिल्कुल। ठीक है, ये रेटिना पर आ गया। लेंस कौन सा लगाया हमने इसमें, कॉनकेव लेंस। कौन सा, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस के इस्तेमाल करके हम इसका करेक्शन कर सकते हैं मियोपिक आई का। तो ये आपका पार्ट ये कंप्लीट हो जाता है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। ओके, अब बात आती है अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर, ये जो क्वेश्चन था ये कौन सा क्वेश्चन था, ये तो मैंने लिखा ही नहीं, ये सेट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 सेट 1 का ही क्वेश्चन नंबर 31 है। ओके ओके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32। अब क्वेश्चन नंबर 32 में देखते हैं जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 32 बच्चों, नॉलेज के दीवानों, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 ये है कि व्हाट इज सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या है, तो सोलेनॉइड क्या है बच्चों, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है जिसमें इंसुलेटेड कॉपर वायर होते हैं। ठीक है, जो कि एक दूसरे पर वाउंड होते हैं। ठीक है, ऐसे वाउंड होते हैं एक दूसरे पर, यानी कि बहुत ही क्लोजली वाउंड होते हैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर हैं। अभी मैंने इसमें कुछ ही टर्न्स आपको दिखाए हैं। ठीक है, ये अब ये करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ से घूम कर रहा है, पीछे से अंदर, फिर ये ऊपर, फिर पीछे से अंदर, फिर ये ऊपर, फिर पीछे से अंदर, फिर ये ऊपर। ठीक है, ये सोलेनॉइड है। तो सोलेनॉइड इज इलेक्ट्रोमैग्नेट इन ऑन विच द कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड्स क्लोजली, ठीक है, टुगेदर इन द लेंथ। ओके, अब बात आती है कि ये तो आपको पता लग गया सोलेनॉइड क्या है। पहला क्वेश्चन, सोलेनॉइड इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, मैनी टर्न्स होते हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर के, बहुत ही क्लोजली बाउंड होते हैं। ठीक, लेकिन वायर कैसा होना चाहिए, इंसुलेटेड होना चाहिए। ठीक, जिस पे कि इनेमल की कोटिंग हो, तो ये सोलेनॉइड है। उसके बाद में पूछा गया है कि व्हेन डज अ सोलेनॉइड बिहेव एज ए मैग्नेट। सोलेनॉइड कब मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, तो सिंपल सा इसका आंसर है कि जब आप सोलेनॉइड में करंट पास करोगे। अब आपने वायर तो लिपेट लिया, समझ गए, वायर तो ये आपने वायर्स के टर्न्स तो ये लगा दिए, आपने इसमें बैटरी लगाई नहीं,
आपने बैटरी लगाई नहीं रखी, यूं ही वायर को छोड़ रखा, तो क्या ये सोलिनॉइड मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी? नहीं करेगी। जब तक आप इसमें करंट नहीं दोगे तब तक ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगी। मेरी बात आप समझे? गुड। तो कब मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी? व्हेन वी फ्लो द करंट इन द सोलिनॉइड। तो पहली चीज सोलिनॉइड आपको बता दिया गया है, व्हेन वी कनेक्ट द बैटरी या व्हेन वी फ्लो द करंट इन द सोलिनॉइड, व्हेन वी फ्लो द डीसी करंट इन द सोलिनॉइड। ठीक है, जब ये इसमें करंट पास होगा सोलिनॉइड में। ओके, डीसी करंट मैंने इस वजह से लिख दिया है, इसी करंट में पोलैरिटी बार बार चेंज होती रहेगी। ठीक, अगर आप यहाँ पर सिर्फ करंट भी लिख देते हो तो भी काम चल जाएगा। तो सोलिनॉइड बिहेव एज ए मैग्नेट। ठीक है, उसके बाद में ड्रॉ द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड इट शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इनसाइड में पूछा गया था। देखिए मैंने मैग्नेटिक मतलब ये सोलिनॉइड बना दी है, ये आपको नीचे एक डायग्राम और बना दिया था जिससे कि आप करंट को समझ सकें। तो देखिए करंट इधर से जा रहा है सोलिनॉइड पर और ये करंट इधर से वापस आ रहा है। तो अब इसकी पोलैरिटी कैसे चेक करेंगे हम? तो पोलैरिटी किससे चेक करेंगे? एम्पियर्स राइट हैंड रूल। किससे? एम्पियर्स राइट हैंड रूल। तो जब एम्पियर राइट हैंड रूल है तो देखिए ये करंट पीछे जा रहा है, यहां से ऐसे पीछे जा रहा है, यानी कि अगर ये सोलिनॉइड है तो मेरी उंगलियां करंट की डायरेक्शन मारी है, ऐसे मुड़ गई। अब मेरा थंब इधर की तरफ आ जाएगा तो थंब जो होगा वो किसकी डायरेक्शन को शो करेगा? नॉर्थ पोल को। तो ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। अब हम किस रूल को इस्तेमाल कर रहे हैं? एम्पियर के राइट हैंड थंब रूल को, या एम्पियर्स राइट हैंड रूल भी आप इसे कह सकते हो। राइट, अब जब इसका इस्तेमाल करें आपको पता लग गया है कि नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब इसमें क्या होगा आपको पता, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती हैं, साउथ पोल में को जाती हैं। तो इसका डायग्राम आप ऐसे दिखाओगे इसके अंदर। ठीक है, ऐसे दिखाओगे ये डायग्राम। अब यहाँ पर ये लाइनें जो है बिल्कुल आपको सीधी दिखानी है, पैरेलल एक दूसरे के। ये थोड़ी सी मुझसे पास हो गई है, लेकिन ये कैसी होनी चाहिए? एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहता है? सेम रहता है, हर पॉइंट पर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, सिरों पर आधा हो जाता है, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल कैसा रहेगा? सेम रहेगा, सेम एट ऑल पॉइंट। इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी। अब आपको पता है कि ये जो लाइन होती है नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है? आउटवर्ड। ये आउटवर्ड होती है, और साउथ पोल में को ये क्या होती है? इनवर्ड होती है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ आ रही है ये। ठीक है, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाती है। बात समझे? इधर से इधर। लेकिन आपको स्ट्रेट लाइंस दिखानी है, जब एंड्स पर आ जाए तब आप इन्हें फैलती हुई दिखा सकते हो, लेकिन अंदर आपको स्ट्रेट दिखाना है, जिस समय ये पता लगेगा सॉलिड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, उसकी वैल्यू हर पॉइंट पर एक जैसी रहती है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका कवर हो जाता है। आप समझ गए बात। कब सॉलिड बनेगी? जब इसमें आप करंट पास करोगे। सॉलिड क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है जिसमें इंसुलेटेड कॉपर वायर को बहुत सारे टर्न्स आपस में बिल्कुल क्लोजली बाउंड होते हैं। ठीक है, ओके। और अब नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट है सेट ए का ही क्वेश्चन नंबर 39। सेट ए का क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, सेट ए का क्वेश्चन नंबर 39, इसे मैं रफ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 39। अब 39 में क्या कहा गया है कि स्टूडेंट टुक 3 concave mirror of different focal lengths and performing the experiments to see the image formation by placing an object at different distances with these mirrors as shown in the following table। तो पहले केस 1 है, फिर केस 2 है और फिर केस 3 है। तो ये तो हैं आपके केस। उसके बाद में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि यू जो है आपका उसे दे रखा है। पहले वाले केस में 45 सेंटीमीटर, दूसरे वाले केस में है 30 सेंटीमीटर, तीसरे वाले केस में है 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ तो फोकल लेंथ को दे रखा है आपका इसमें 20 सेंटीमीटर, फिर सेकंड केस में 15 सेंटीमीटर और थर्ड केस में
30 सेंटीमीटर यानी कि 30 सेंटीमीटर। अब इसमें वो कहा गया है कि नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब हमें इनके क्वेश्चन का आंसर देना है। पहला इसमें पार्ट में पूछा गया ए में, लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन केस 1। केस 1 में कैसी इमेज बनेगी? कौन से मिरर की बात है ये? कौन से मिरर की बात है ये? कॉनकेव मिरर की। कॉनकेव मिरर ये आ गया, ठीक है, कॉनकेव मिरर ये आ गया। क्या करता है? रेस को कन्वर्स करता है। कॉनकेव मिरर कन्वर्स करता है, जबकि कॉनकेव लेंस डाइवर्स करता है। तो पहला, लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में क्या है? फर्स्ट केस में इसकी फोकल लेंथ है यानी कि एफ तो है -20 सेंटीमीटर। ये माइनस इन्होंने दिया नहीं है, मैंने लगा दिया है, ठीक है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है? यू जो रखा है वो रखा है -45 सेंटीमीटर पर। तो ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी परे, यानी कि ये इसका फोकस है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ऑब्जेक्ट इससे भी परे रखा है, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट इससे भी दूर है तो इमेज कहाँ पर बनेगी? जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इमेज, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर होता है तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच बनती है, आप सबको पता है। तो यहाँ पर इमेज कैसी बनेगी? जब ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर होता है यहीं बनती है, ऑब्जेक्ट यहाँ होता है यहाँ बनती है, ऑब्जेक्ट यहाँ है तो यहाँ बनेगी, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच बनेगी, लेकिन ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। तो कैसी इमेज बनेगी? रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो पहले वाले पार्ट का नाम, मतलब इसका आंसर है रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है, राइट। सेकंड पार्ट पर, सेकंड उस पर चलते हैं, इसके पार्ट पर, बी वाले पार्ट पर। इन विच वन ऑफ द केसेस गिवन इन द टेबल द मिरर विल फॉर्म रियल इमेज ऑफ सेम साइज एंड वाई। किस केस में इमेज जो है सेम साइज की बनेगी? तो आप देखिए, सेम साइज की इमेज कब बनती है? जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हो तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है। और कैसी बनती है? इस वाले केस में रियल बनती है, सेम साइज की बनती है। तो अब देखना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है और फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। तो इस समय क्या पता लगा कि फोकल लेंथ का डबल है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये आपका एफ है। तो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगी, रियल बनेगी। और कैसी बनेगी? इन्वर्टेड बनेगी, सेम साइज की बनेगी। तो सेकंड केस, केस सेकंड, रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आते हैं इसके सी वाले पार्ट पर। अब सी वाला पार्ट क्या है? तो सी वाला पार्ट है, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट, गिवन रीजन वाई डू दे यूज सच टाइप ऑफ मिरर्स। इस टाइप के मिरर का वो इस्तेमाल क्यों करते हैं, और वो कौन सा टाइप का मिरर होता है जिसे डेंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं और क्यों करते हैं? तो देखिए, बहुत ही आसान था। अगर थोड़ा सा आप दिमाग भी लगा देते तो आप समझ जाते। जब कॉनकेव मिरर की बात हो रही है तो जो सी वाला पार्ट है इसमें, ये भी कॉनकेव मिरर का ही पूछा जाएगा। लेकिन बच्चों ने सोचा होगा कि शायद कुछ और हो, तो डेंटिस्ट कौन सा मिरर इस्तेमाल करेंगे? कॉनकेव मिरर इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज। कब बनाएगा? जब ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस पर होगा, ठीक है। तो डेंटिस्ट जो होते हैं मुंह में जो लगा कर देखते हुए करके, तो वो बहुत क्लोज रखते हैं ऑब्जेक्ट को, और वो ऑब्जेक्ट इतना क्लोज होता है कि वो पोलर फोकस के बीच में पहुंच जाता है और उसकी एन लार्ज इमेज बनती है, बड़ी इमेज बनती है और वर्चुअल इमेज बनती है। इस वजह से डेंटिस्ट भाई साहब उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कवर हो जाता है। अब थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। ज़रा गला सूख गया मेरा। पानी पी लिया है मैंने। अब क्वेश्चन नंबर 39 का और पार्ट है एक, ठीक है। और उसमें कहा गया, क्वेश्चन नंबर 39 का ही सेट 1 का ही और पार्ट है। उसमें कहा गया है कि लुक एट द टेबल एंड आइडेंटिफाई द सिचुएशन। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ के सिचुएशन को हमें देखना है और बताना है कि विच रिसेंबल्स द सिचुएशन इन विच कॉनकेव मिरर आर यूज्ड एज शेविंग मिरर्स। ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ये कब इन्वर्टेड
इमेज बनाता है, वो सॉरी रियल इमेज, सॉरी यार वर्चुअल इमेज बनाता है और एनलार्ज बनाता है। ठीक है, तो देखो इस केस में कौन सा पोर्शन होगा, जब हम शेविंग करते हैं कॉनकेव मिरर से तो कॉनकेव मिरर को चेहरे के बहुत ज़्यादा पास रखते हैं, तो चेहरा जो है हमारा वो उसके पोल और फोकस के बीच में आ जाता है, बिटवीन। और जब पोल और फोकस के बीच में आ जाएगा तब ही वो वर्चुअल यानी कि इरेक्ट और एनलार्ज इमेज बनाएगा। बात समझ रहे हैं? तो इसके लिए जो ये और वाला पार्ट है, और वाला पार्ट है, और इसमें सी वाले पोर्शन में दे रखा है ये और वाला पार्ट, तो इस सी वाले पोर्शन का और वाले पार्ट का केस नंबर कौन सा सही है? केस नंबर 3। ठीक है, 3rd केस आएगा। अब उन्होंने ये और कहा है कि इसका रे डायग्राम और बना दो भाई साहब, तो रे डायग्राम भी देख लो। ये आपका कॉनकेव मिरर है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं इसे, और उसके बाद में ये कॉनकेव मिरर की हमने पॉलिश कर दी इस पर, और पॉलिश के बाद में ये हमने इसका पोल भी बता दिया। अब इसे अंदाज़ा लगा लो भाई ये कितना बड़ा मिरर का पार्ट हो सकता है। ओके, ये इतने बड़े मिरर का पार्ट हो सकता है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा यहाँ। ठीक है, अब जब सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ आ गया तो इसका फोकस इन दोनों के बीच में होता है, आपको पता है। ठीक है, बिल्कुल मिडिल में ये आ गया इसका फोकस। अब ऑब्जेक्ट आप कहाँ रखोगे? ऑब्जेक्ट आप रखोगे पोलर फोकस के बीच में, यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट रख दिया है। ठीक है, रूल क्या है? पहला रूल ये है कि लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, लाइट रे ऑब्जेक्ट से गई और वो कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी आफ्टर द रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये फोकस से होकर चलेगी। दूसरा रूल क्या है हमारा? दूसरा रूल हमारा ये है कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस, तो यहाँ से भी ले सकते हो आप लाइट रे इसके हेड से टच करते हुए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई हेड से टच करते हुए और ये यहीं से वापस हो जाएगी, तो ये लाइट रे यहाँ आ जाएगी। अब क्या आपकी आँख जब इसे रीट्रेस करेगी, आपकी जो आइज़ है जब इसे रीट्रेस करेगी, क्या ये दोनों रेज यहाँ मिल सकती हैं? नहीं मिल सकती, ये आगे तक बढ़ती जा रही हैं। मेरा चेहरा अगर दिख रहा हो तो आगे तक ये बढ़ती जाएंगी, तो इमेज तो यहाँ बनेगी नहीं। इमेज क्या होगा? इमेज यहाँ पर बनेगी। ठीक है, इन दोनों लाइट रे को हम पीछे मिलाएंगे, पीछे जिस पॉइंट पर ये मिलेंगी हमारी उस पॉइंट पर ये इमेज बनेगी, और ये इमेज इसकी कैसी होगी? इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और कैसी बनेगी? एनलार्ज, एनलार्ज। ठीक है, ये अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हम तो सी से तो नहीं ली, हमने तो यहाँ से ली थी पोल पर, तो ऐसे भी कर सकते हो आप। अगर पोल पर लोगे तो पोल पर लेने के बाद में उतने ही एंगल पर ये भी वापस निकल जाएगी यहाँ से, ये जितना एंगल यहाँ पर बना रही है उतना ही एंगल यहाँ बनाएगी, तो ये भी वापस निकल जाएगी यहाँ से। तो जब ये चली जाएगी तो इस लाइट रे को आप भी पीछे बढ़ाओगे, पी में यहाँ लिख देता हूँ, तो जब इसे आप पीछे बढ़ाओगे तो ये लाइट रे भी यहीं जाकर मिलेगी। ठीक है, ये लाइट रे भी यहीं जाकर मिलती हुई महसूस होगी, मिलती हुई महसूस होगी, मिल नहीं रही है, महसूस हो रही है। ठीक है, मोहब्बत महसूस हो रही है इसे। ठीक है, तो ये क्या है? ये यहाँ पर इसकी इमेज बन रही है। तो ये इमेज कैसे है? वर्चुअल इरेक्ट एनलार्ज इमेज है। तो चाहे तो बच्चा लोग आप ये दो रेज बनाकर आए हो, ये दो रेज बनाकर आए हो, आपकी फिगर बिल्कुल सही मानी जाएगी, घबराने की बात नहीं है, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 13 सेट 2 का। ये क्वेश्चन नंबर कुछ अलग था, देखो इसका आप फोटो खींच सकते हो। ठीक है, खींच लिया फोटो? ओके, अब मैं इसे रब कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 13 और सेट नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 सेट नंबर 2, सेट 2 क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 वाले क्वेश्चन में पूछा गया है द फिनोमिना ऑफ लाइट इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इंद्रधनुष बन रहा है, तो उसमें लाइट का कौन कौन सा फिनोमिना होता है? पहला ऑप्शन रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, स्कैटरिंग, बिल्कुल गलत। रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्जन। रिफ्रैक्शन भी होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है और डिस्पर्जन भी होता है, लेकिन रिफ्लेक्शन जो वो अलग टाइप का होता है, वो कुछ स्पेशल ही होता है, तो इसका मतलब ये भी गलत है बी वाला। सी वाला है रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन
एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये भी सही है। लेकिन कुछ बच्चे क्या सोचेंगे यार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, तो इंटरनल रिफ्लेक्शन कह दो टोटल कह दो, बात एक ही है। अब बच्चे सोचेंगे यार डी वाला ऑप्शन सही होगा इसका, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आपने डी वाले पॉइंट को आपने ध्यान से नहीं देखा, उस डी वाले पॉइंट में रिफ्लेक्शन दिया गया है शुरू में, रिफ्रैक्शन नहीं है। तो रिफ्रैक्शन होता है शुरू में, रिफ्लेक्शन नहीं होता, तो इस वजह से डी वाला ऑप्शन इसका गलत है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन है सी, और सी का है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन कॉमा डिस्पर्जन, ठीक है, एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। डायग्राम देखना चाहे डायग्राम देख लीजिए, ये बूंद है यानी कि ड्रॉप है, लाइट यहाँ पर जाती है, एक यहाँ पर आ गई, एक यहाँ पर आ गई। अभी एक लीस्ट डेविएशन किस्म होगा, आर में मोस्ट डेविएशन किस्म होगा, वाई में यहाँ चली जाएगी, ये मतलब ये यहाँ पर आ गई इस तरीके से करके, यहाँ से ये ऐसे और ये यहाँ से ऐसे, ठीक है, ये लाइट रे। तो पहला यहाँ पर जो हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, रिफ्रैक्शन, ठीक है। और यहाँ पर जो हो रहा है, ये जो टूट रहा है, ये क्या है, डिस्पर्जन, ठीक है, ये जो टूट रहा है यहाँ पर ये। लेकिन यहाँ पर जो ये हो रहा है, ये वाला जो पोर्शन हो रहा है, ये यहाँ, ये क्या है, ये है आपका इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये टूट गया, अब उसके बाद में ये रिफ्रैक्ट हो ही जाएगी, रिफ्रैक्ट हो गई, ये इधर चला गया, ये आपका इधर आ गया, ये आपका कौन सा पहुंचा, ये वाला कलर वी पहुंचा है, और ये आपका आर पहुंचा है, ठीक है। इस तरीके से इसमें रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला ऑप्शन इस वजह से गलत है क्योंकि उसमें रिफ्लेक्शन ही दे दिया है दोनों जगह पर, ठीक है। अब ये सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 13 था। उसके बाद में भाई साहब क्वेश्चन नंबर 7, सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 7, सेट 2 क्वेश्चन नंबर 7, सेट 2 क्वेश्चन नंबर 7, सेट 2 क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा गया है टू ऑब्टेन ए मैग्निफिकेशन ऑफ +2, एम दे रखा है आपको, मैग्निफिकेशन +2 है, विद ए कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर दे रखा है, बना लो। कॉनकेव मिरर के पीछे पड़ गए हैं ये सीबीएसई बोर्ड वाले, कॉनकेव मिरर ही दिया सारा इन्होंने। कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसकी कॉनकेव मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर है, लेकिन आपको पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर इसकी माइनस में होगी, तो फोकल लेंथ भी इसकी कितनी हो जाएगी, -30 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मस्ट बी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको पूछा गया है कितनी होगी, तो हमने एक फॉर्मूला बताया था बच्चों को, इसका याद करने का बहुत ही आसान सा फॉर्मूला था, m = मैग्निफिकेशन = फोकल लेंथ अपॉन f - u, यानी कि m = फोकल लेंथ अपॉन फोकल लेंथ -u, ये इसका फॉर्मूला था, ठीक है। तो बस ये फॉर्मूला आपको लगाना था, इसे फटाक से निकाल देते आप। m की जगह आप +2 रखते, f की जगह आप कितना रखते, -30 रखते, f की जगह पर यहाँ पर कितना रखते हैं आप, -30 रखते, u की जगह पर आपको निकालना ही है u, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 के मल्टीप्लाई कर दीजिए, -30 - u = -30, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ कितना हो गया, -60 और माइनस का 2u = -30, -2u = -30 एंड प्लस का 60, ठीक है। तो -2u = प्लस का 30, और जब आप इसे करेंगे यहाँ से u निकालेंगे तो u = हो जाएगा 30/-2, माइनस मैंने यहाँ ले लिया, कोई बात नहीं है, घबराना मत। तो u = -15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होता है वो राइट ऑप्शन होता है इसका डी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन जो है वो कौन सा है, डी, राइट ऑप्शन है आपका डी, ओके। अब आ जाती है बात के यार बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं इन्होंने, तीनों सेट का एक साथ सॉल्यूशन, चलो आपके लिए सब कुछ करेगा भाई आपका, टेंशन मत लो। और अभी नया बैच शुरू होने वाला है यूट्यूब पर ही, यानी कि मैं पूरा सिलेबस डालने वाला हूँ स्टार्टिंग से, ठीक है। तो आपके जो भाई बहन हो जो आने वाले हो 10th क्लास में, उन्हें आप बिल्कुल सजेस्ट करें कि भाई की वीडियो देखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 का 35 है, क्वेश्चन नंबर 35,
का ए पार्ट है, इसमें कहा गया है व्हाट इज मीन्ड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो आपको कंडक्टर के रेजिस्टेंस का मतलब बता है। रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ करंट, रेजिस्टेंस इज द डिफिकल्टी इन द वे ऑफ करंट। ठीक है, करंट के रास्ते में जो ऑब्स्टेकल है, करंट के रास्ते में जो डिफिकल्टी है, वो क्या है? रेजिस्टेंस है। डिफाइन इट्स एसआई यूनिट, तो रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो ओम होती है। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई होती है, यानी कि हम देखते हैं V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर होता है। तो रेजिस्टेंस के 1 ओम को हमें डिफाइन करना है, तो R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए बी होता है। समझ रहे हो ना बात को? तो ये रजिस्टिविटी है, लेकिन अगर हम इसे डिफाइन करें तो इससे भी डिफाइन कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा बेटर है इससे डिफाइन कर दें। तो इससे डिफाइन कैसे करेंगे? अगर कोई वायर है, उस वायर के ये मुझे यहाँ पर इस वाले से ले लेता हूँ मैं, ये आर मुझे 1 ओम चाहिए। तो ये 1 ओम कब होगा? जब मेरा वोल्ट भी 1 वोल्ट होगा और करंट भी आपका 1 एम्पियर होगा। तो अगर किसी वायर के सिरों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है और उस वायर में करंट फ्लो जो हो रहा है वो 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो उस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? 1 ओम है। ठीक है, अब दूसरा कहा गया है इसमें सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट का आंसर आपको मिल जाता है ए का फर्स्ट पार्ट का आंसर है ये क्या है? ओम, OHM। स्मॉल ओ से लिखना, कैपिटल से लिखोगे नाम बन जाएगा, साइंटिस्ट का यूनिट नहीं रहेगी फिर। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट, ए वाले पोर्शन का सेकंड पार्ट है लिस्ट 2 फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए रेक्टेंगुलर कंडक्टर डिपेंड। तो बच्चों को कंफ्यूज किया गया रेक्टेंगुलर कंडक्टर कहकर। तो रेक्टेंगुलर कंडक्टर का भी वही है जो कि सर्कुलर कंडक्टर का, यानी कि पहला क्रॉस सेक्शन एरिया और दूसरा है आपका टेम्परेचर या लेंथ ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। ठीक है, दूसरा लेंथ ऑफ कंडक्टर, तीसरा टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, चौथा नेचर ऑफ या मटेरियल ऑफ कंडक्टर, नेचर या मटेरियल ऑफ कंडक्टर। अब आप इनमें से कोई सी भी 2 लिखे आए हो तो वो आपका क्वेश्चन सही हो जाता है। कोई से भी 2 पॉइंट लिखे आए आपका क्वेश्चन सही। उसके बाद में बताया गया है कि हाउ विल द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर बी अफेक्टेड इफ। अब अगर हम वायर के हाउ विल द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर बी अफेक्टेड, वायर का जो रेजिस्टेंस है वो अफेक्ट हो जाता है यदि, कितना हो जाएगा? ठीक है, वायर का जो रेजिस्टेंस है वो अफेक्ट हो जाएगा और कितना हो जाएगा। अब पहला पॉइंट दिया है इन्होंने, देखो पहला पॉइंट लेंथ इज डबल, लेंथ को अगर हम डबल कर दें। सेकंड क्वेश्चन नंबर 35 का ए वाले पार्ट का कौन सा वाला है ये सेक्शन? सेकंड सेक्शन है, और सेकंड सेक्शन का भी फर्स्ट सेक्शन है। यार इन्होंने तो सेक्शन में भी सब सेक्शन कर करके बच्चों का दिमाग ख़राब कर दिया। अफेक्टेड इज द लेंथ इज डबल, यानी कि लेंथ को अगर हम डबल कर दें, सपोज करो मैं ये मानता हूँ ये वायर है कि इसकी लेंथ L है, इसका एरिया A है, रेजिस्टेंस है इसका R। ठीक है, तो R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक, अब ये कह रहे हैं कि लेंथ को डबल कर दिया हमने, लेंथ को डबल कर दिया खींचकर। ठीक है, एरिया लेंथ हो गई, अब जो नई लेंथ आई L डैश वो 2L हो गई, तो नया एरिया भी तो कुछ होगा। चिंगम को खींच कर जब डबल कर देते हैं, चिंगम हमारी मोटी सी है, खींच कर डबल करा पतली होती जाती है ना चिंगम, जब वो पतली होगी अब तुम वायर को खींचोगे तो वायर भी तो पतला होगा ना, एरिया घटेगा। तो एरिया कितना घटेगा ये हमें नहीं पता कि ये एरिया कितना घटेगा, तो पहले ऐसे निकाल लो। अब R डैश निकालना हमें, तो R डैश निकालने के लिए इनका वॉल्यूम बराबर रखो, तो A को चेंज कर दो। वॉल्यूम कितना होता है? एरिया इंटू लेंथ, तो ये हो जाएगा इस वाले वायर का वॉल्यूम A इंटू एल और इस वाले वायर का वॉल्यूम A डैश L डैश, दोनों बराबर होंगे क्योंकि इसी को तो खींच कर डबल करा है, इसी मिट्टी से तो ये बनाया है। मिट्टी तो आपके पास उतनी है जितनी है, उसी मिट्टी से ये वाला वायर, उसी मिट्टी से ये वाला बर्तन। ठीक है, तो उसी मेटेरियल, मेटल जो का जो मेटेरियल है वो आपके पास में सेम है। तो अब देखते हैं अगर ज़रा हम A को, हमें नहीं पता कितना हो रहा है, लेंथ हमने कर दी कितनी? 2L कर दी। तो अब जब आप देखोगे तो L से L कैंसिल, जब A डैश निकालोगे तो A डैश कितना आ जाएगा? A/2। तो अब जो ये एरिया आया वो पिछले वाले एरिया का कितना हो गया? आधा हो गया। अब नया रेजिस्टेंस निकाल लो साहब,
नया रेजिस्टेंस आर डैश इजिकल टू हो जाएगा एल डैश अपॉन ए डैश। रो तो हमने चेंज करा नहीं है, मटेरियल चेंज नहीं करा, वायर को उसी वायर को खींचा हमने, मटेरियल ने बदला देखो भाई। और जब मटेरियल ने बदला तो आर डैश इजिकल टू रो तो यूं ही रहेगा ही, एल डैश की जगह कितना लिख देंगे हम, डबल लिख देंगे 2l। एरिया कितना हो गया, a/2 हो गया, यहाँ पर 2 ऊपर पहुंच गया तो आर डैश कितना हो गया, रो ये हो गया 4l अपॉन ए। ये 4 अच्छा सा नहीं लग रहा है, बाहर को निकालो इसे, तो ये 4 हो गया रो l अपॉन ए, इतना आ गया। अब रो l अपॉन ए किसका बराबर है, देखो रो l अपॉन ए पहले वाले रेजिस्टेंस के बराबर है, तो रेजिस्टेंस जो वो कितना हो गया, पहले वाले रेजिस्टेंस का 4 गुना बढ़ गया। लेंथ डबल कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है भाई, 4 गुना बढ़ रहा है। तो अब जो न्यू रेजिस्टेंस है, न्यू रेजिस्टेंस, तो न्यू रेजिस्टेंस RESISTANCE, न्यू रेजिस्टेंस, तो R डैश जो होगा वो कितना हो जाएगा 4R4, ठीक है, पहले वाले रेजिस्टेंस का 4 गुना बढ़ जाएगा। लेकिन अगर कुछ बच्चे जल्दबाजी में इस क्वेश्चन में लिखे आए होंगे लेंथ डबल रेजिस्टेंस डबल, तो उनका ये क्वेश्चन गलत हो गया होगा, लेकिन टेंशन न लें, ठीक है, सही करके आया होगा आप, मुझे भरोसा है आप पर। अब क्या बताया इसमें, रेडियस इज आल्सो डबल, अब क्या रेडियस भी डबल कर दी, तो रेडियस डबल करने पर क्या होगा, तो देखो ध्यान से सुनो, अब के हमने लेंथ को नहीं टच करा है, अब के हमने रेडियस को डबल करिए, तो रेडियस डबल करने पर वायर मोटा हो जाएगा। तो इतना तो हमें पता लग गया कि रेजिस्टेंस घटेगा, एरिया बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या होता है, घट जाता है, लेंथ बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। लेकिन अब फिर चेक करेंगे कि रेडियस से क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके देखो अब इसे भी दिखाएंगे भाई, इसे मैं रफ कर देता हूं अगर आपने देख लिया हो तो ये। ओके ओके भाई ओके, देखिए अब यहां पर आर तो ये है ही, आर तो आपका ये है नया रेजिस्टेंस, तो आर की वैल्यू कितनी है, रो एल अपॉन ए। अब यहां पर आर डैश हमें देखना कितना होगा, तो हमने लेंथ को टच नहीं करा, लेंथ उतनी रखो, लेंथ उतनी रखो। अब क्या हमने इसकी जो रेडियस थी उसे डबल कर दिया, यानी कि एल इतना रहा। अब मैं इस एरिया को मैं ऐसा करके लिख रहा हूँ, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये एरिया की वैल्यू है। अब जो यहाँ पर नया एरिया है वो कितना हो गया, लेंथ को हमने कोई वो नहीं करा, हाँ भाई लेंथ का इसमें चेंज नहीं है कुछ भी। अब जो नया एरिया है ये कह रहे हैं कि पाई आर स्क्वायर, यानी कि अब इसकी रेडियस कितनी कर दी है, डबल कर दी है, तो डबल 2r का होल स्क्वायर ये आ गया, समझ रहे हो आप। और जब ये आ गया तो ये बन गया 4 पाई आर स्क्वायर, 2 टू द 4 पाई आर स्क्वायर, ये आ गया अब हमारा एरिया। तो देखिए अब जब हम इसे चेक करेंगे तो इस फॉर्मूले को मैं चेंज कर रहा हूँ किसमें, पाई आर स्क्वायर में। तो अब नया रेजिस्टेंस जो आएगा वो कितना होगा, रो एल अपॉन, इसकी जगह पर क्या रखोगे तुम, एरिया की, ये एरिया की जगह पर था तो एरिया की जगह पर अब इसका एरिया ये है, यानी कि कितना 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो आर डैश जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर को अलग को निकाल लो और आर को 1/4r को अलग कर लो, ठीक है। तो जब तुम इसे देखोगे यहाँ पर तो आर डैश की जो वैल्यू मिल रही है तुम्हें 1/4 को मैंने अलग कर लिया, रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब ये जो रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर इतनी इतनी वैल्यू, ये आर की वैल्यू थी, तो अब जो नया रेजिस्टेंस मिलेगा वो कितना मिलेगा, R/4, यानी कि एरिया बढ़ा, मतलब अगर हम रेडियस को डबल कर रहे हैं तो अब जो नया रेजिस्टेंस है वो 1/4 हो जाएगा पहले वाले रेजिस्टेंस का, यानी कि चौथाई रह जाएगा पहले वाले रेजिस्टेंस का, घट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखे देता हूँ फिर दोबारा से इसे आसानी से, यहाँ पर R डैश इज इक्वल टू R/4, ठीक है, यानी कि अब इसका रेजिस्टेंस इतना हो जाएगा, ये आपको जस्टिफाई कर दिया गया है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है इसमें और वाले पार्ट में दिया गया, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट 3 बल्ब्स ऑफ 100 वाट, ठीक है, 3 बल्ब्स ऑफ 100 वाट। इसे रफ कर देता हूं मैं, दूसरा है अब इसमें बी का है, ये बी वाला पार्ट है 35 क्वेश्चन का ही, और वाला पार्ट है बी। कौन सा वाला पार्ट है, और वाला पार्ट है, और पार्ट, ठीक है। इसमें कहा गया कि इन इलेक्ट्रिक सर्किट 3 बल्ब्स ऑफ 100 वाट, 3 बल्ब हैं ऑफ 100 वाट आर कनेक्टेड इन सीरीज, तीनों बल्ब, रेजिस्टेंस ना बनाकर बल्ब ही बनाए, ठीक है। एक बल्ब तो ये रहा, एक बल्ब ये रहा, एक बल्ब ये रहा, इसे दिल ना समझें, ये बल्ब है दिल नहीं है, ठीक है। ये कितने वाट का है, 100 वाट, ये भी 100 वाट का है और ये भी 100 वाट का है, ठीक है। आर कनेक्टेड इन ए सीरीज टू ए सोर्स, सीरीज में है और एक सोर्स से इन्हें कनेक्ट कर दिया गया, राइट।
उसके बाद में पूछा गया है कि इन अनदर सर्किट सेट द 3 बल्ब ऑफ द सेम वाटेज आर कनेक्टेड इन द पैरेलल टू द सेम सर्किट। अब इन तीनों बल्ब को ये और ये, इन्हें तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया हमने, और 100 वाट, अब भी इनका वाटेज उतना ही है, ठीक है, और इनका जो पोटेंशियल का सोर्स है वो भी सेम सोर्स है, सोर्स हमने नहीं बदला। अब सवाल शुरू होता है कि विल द बल्ब इन द 2 सर्किट ग्लो विद द सेम ब्राइटनेस। अगर सोर्स सेम है, अगर सोर्स सेम है, तुमने सेम सोर्स से लगाया है, तो ये बल्ब सेम ब्राइटनेस से नहीं ग्लो होंगे। क्यों ग्लो नहीं होंगे? क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या हो गया? बढ़ गया, और यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होगा? घट गया। और दूसरा, यहाँ पर पोटेंशियल तीनों को कैसा मिलेगा? सेम मिलेगा, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहा। यहाँ पर पोटेंशियल डिवाइड हो गया, अगर इसका पोटेंशियल V है तो यहाँ V1 है, यहाँ पर V2 है, यहाँ पर V3 है, लेकिन यहाँ जिस सोर्स से लग रहा है उसका पोटेंशियल V है, तो ये भी V, ये भी V, ये भी V और ये भी V, ठीक है। तो ये इनके जो ग्लो होंगे, ये जो ग्लो होंगे ये ज़्यादा, इनकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, इनकी ब्राइटनेस कम होगी, ठीक है। जस्टिफाई और आंसर, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया। ओके, अब अगला क्वेश्चन है इसमें कि नाउ लेट 1 बल्ब इन बोथ द सर्किट गेट फ्यूज। इन दोनों सर्किट में से एक बल्ब फ्यूज हो गया भाई, ठीक है। विल द रेस्ट ऑफ द बल्ब कंटिन्यू टू ग्लो इन द ईच सर्किट। जो बाकी के बल्ब बचे तो वो क्या दोनों सर्किट में कंटिन्यू ग्लो होते रहेंगे? गिव रीजन योर आंसर। तो ये वो है, ये हाउस होल्ड सर्किट वाला है, इसमें डाल दिया इन्होंने, दिमाग से खेलने हैं भाई साहब। अब देखो इसमें कौन सा बल्ब, अब माना हमने ये मान लिया कि ये वाला बल्ब फ्यूज हो गया, इसमें भी फ्यूज हो गया, ये फ्यूज हो गया और इसमें भी फ्यूज हो गया। तो अब जरा आप ध्यान से देखो, अगर ये फ्यूज हो गया तो यहाँ से सर्किट ब्रेक हो गया। अब सर्किट ब्रेक हो गया, बेचारे ये भी दोनों नहीं जलेंगे, ये भी, इनकी भी बत्ती बुझ जाएगी, बत्ती गुल, इसकी भी बत्ती गुल, ये भी नहीं जलेगा, ये भी नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि ये किस में है? सीरीज में है, ठीक है। लेकिन इसकी बत्ती गुल हो गई, इन दोनों की बत्ती जलती रहेगी, इन दोनों की बत्ती जलती रहेगी, इसकी बत्ती गुल हो गई, यानी कि ये पैरेलल में है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो ये दोनों बेचारे अपना काम करते रहेंगे। भाई तेरी जॉब छूट गई, तू जा, हम क्यों को छोड़े तेरे चक्कर में जॉब, तो भैया ये तो चला गया बेचारा, इसके चक्कर में इसने तो जॉब छोड़ दी, ये दोनों फिर भी रहे, दोस्ती नहीं निभाई इन्होंने। लेकिन यहाँ पर एक की जॉब छूटते ही ये भी बंद हो गए, नहीं हम भी नहीं करेंगे काम, पहले सैलरी बढ़ाओ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये दोनों बल्ब बंद हो जाएंगे सीरीज वाले में, और पैरेलल वाले में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये दोनों बल्ब ग्लो होते रहेंगे, सीरीज में दोनों बल्ब ये बंद हो जाएंगे, क्योंकि सर्किट हमारा ब्रेक हो गया। यहाँ पर हमारा सर्किट सिर्फ उसी बल्ब का ब्रेक हुआ है, बाकी ये दोनों कंटिन्यूसली जलते रहेंगे, इनमें करंट चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि करंट को इस वाले रास्ते से जाएगा, भैया ये दिख गया रास्ता, यहाँ से जाके यहाँ पहुंचा, इस वाले रास्ते से जाएगा, इससे जाएगा, ये जाके यहाँ पहुंचा, बीच वाला रास्ता ही तो ब्रेक है, यहीं रुक जाएगा, वो कैसे कूदे, कैसे कूदे। तो इस वजह से इसमें ये दोनों जलते रहेंगे, कोई असर नहीं पड़ेगा। इसमें तीनों ही, मतलब एक फ्यूज हो गया तो दोनों फिर बाकी के बल्ब भी बंद हो जाएंगे, ठीक है। आप सबको बताइए तो अच्छे से आपने कर ही लिया होगा, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 सेट नंबर 2। 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 सर जी क्या गाना सा गा रहे हो, तुम तो गीत सा गा रहे हो। अच्छा भैया थोड़ा सा जी सा ना लग रहा, मैंने सोचा गीत ही गा लूँ। क्वेश्चन नंबर 24 इस सेट नंबर 2, इसमें बताया गया 3 रजिस्टर, एक रजिस्टर गिवन है हमें, एक भाई साहब रजिस्टर गिवन है कितना ओम के, 6 ओम के, दूसरे भाई साहब गिवन है हमें कितना ओम के, 4 ओम के, तीसरे भाई साहब गिवन है हमें कितना ओम के, 4 ओम के, ठीक है। आर कनेक्टेड टुगेदर सो द टोटल रेजिस्टेंस इज 8 ओम। ऐसा कनेक्ट किया गया, इनका टोटल रेजिस्टेंस 8 ओम आना चाहिए। ड्रॉ द डायग्राम, दिस अरेंजमेंट है विद ओके 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 ओके। अब देखो इसे क्या करेंगे हम, पहले 6 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ ले लो और इन दोनों को भाई साहब को ऐसे लगा लो, ठीक है, ऐसे। ये तो आ गया आपका 6 ओम का, ये आ गया आपका 4 ओम का, और ये भी आ गया आपका कितना 4 ओम का। अब पहले इसे देखें हम, इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये तो 6 ओम का यानी कि 6 ओम का आ गया। इसे सॉल्व करेंगे तो दोनों पैरेलल में है, पैरेलल का फॉर्मूला कितना होता है, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। r1 r2 दोनों 4 हैं ही, तो 1/r इक्विवेलेंट लिख देता हूं मैं यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, 4 एलसीएम ले लिया 2 आ जाएगा। आर इक्विवेलेंट निकालोगे, आर इक्विवेलेंट तो 4/2 यानी कि 2 ओम, कितना आ जाएगा 2 ओम। अब ये जो रेजिस्टेंस कंबाइन होकर मतलब सॉल्व होकर जो मिला हमें 2 ओम मिला। अब 2 और 6 किस में आ गए, दोनों सीरीज में आ गए, तो कितना हो जाएगा 8 ओम हो जाएगा। दोनों को जोड़ दो, यानी कि आर यहाँ से लिख देता हूँ, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6 ओम प्लस
2 ओम, दोनों हो गए 8 ओम, बात ख़त्म। ठीक है, ये आपका सही हो जाता है। इसे मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही करके आए होंगे। अब सॉलिनॉइड वाला इसमें फिर दोबारा से पूछा गया सेट 2 में, ये आपने कर ही लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 28 में मियोपिया वाला पूछा गया है, ये भी आपने कर लिया है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 31 ये है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में, पर्सन इज अनेबल टू सी द क्लियरली ए पोस्टर फिक्स्ड ऑन ए डिस्टेंट वॉल, दूर की दीवार पर पोस्टर चिपका हुआ है। ही हाउएवर सी इट क्लियरली व्हेन स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2 मीटर, जब वो 2 मीटर पास में जाता है तब उसे दिखता है, दूर से नहीं दिखता, यानी कि दूर की चीज़ साफ दिखाई नहीं दे रही है, पास की चीज़ें साफ दिखाई दे रही हैं। कौन सा करे वो हुआ इसमें क्या कहते हैं उसे, दोष, यानी कि कौन सा डिफेक्ट है, तो इसे है मियोपिया। हाइपरमेट्रोपिया नहीं है, कौन सा है, मियोपिया, यानी कि पास की चीज़ साफ दिखाई दे रही है, दूर की चीज़ साफ दिखाई नहीं दे रही। तो पहले तो ये पूछा गया रे डायग्राम द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज, तो मियोपिया वाला ही आपको डायग्राम बनाना है। ठीक है, वही वाला दिखाना है। ठीक, उसके बाद में लिस्ट 2 पॉसिबल रीजन ऑफ दिस डिफेक्ट ऑफ विजन, क्या हो सकते हैं, अभी मैंने बताया था मियोपिया का, वो ये सेम आई बॉल का साइज बड़ा हो जाना, और जो लेंस की फोकल लेंथ है उसका घट जाना, यानी कि कन्वर्जिंग पावर्स की बढ़ जाना, लेंस का थिक हो जाना। ठीक है, रे डायग्राम टू शो द करेक्शन, करेक्ट करने के लिए हम इसे कौन सा लेंस इस्तेमाल करेंगे, कॉनकेव लेंस। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो जाता है 31 का। क्वेश्चन नंबर 31 है सेट नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 31 सेट नंबर 3। उसके बाद में सेट नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 23 है, ये मैंने करवा दिया है, सेट ए और बी में आया हुआ है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इसका और वाला पार्ट बचा है अभी। ठीक है, फेल ड्यू टू द, ये भी आपको नहीं, इसमें क्वेश्चन नंबर 26 अलग दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 23 का और वाला पार्ट देख लो, सेट नंबर 3 का, ये वाला पार्ट शायद हमसे रह गया है, इसे सॉल्व कर लो। ठीक है, जो इसका 23 का पहला वाला पार्ट है ना, वो तो सही है, सेट नंबर है ये 3, सेट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 23 का और वाला पार्ट, और पार्ट। अब और वाले पार्ट में क्या है, इसमें बताया गया है कि ए रे ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम डायमंड इज इंसिडेंट। अब बच्चे ये घूमोगे डायमंड कैसे बनाए, तो ऐसा कुछ नहीं है, एक लाइट रे जो है वो डायमंड से, यहाँ डायमंड मान लो, DIAMOND। ठीक है, ये डायमंड है। ए लाइट रे स्टार्टिंग फ्रॉम डायमंड इज इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस सेपरेटिंग डायमंड एंड वाटर, यहाँ ऊपर मान लो वाटर है। ठीक है, डायमंड से लाइट रे जाती है, यहाँ डायमंड में से गई लाइट रे यहाँ पर। ठीक है, ड्रॉ ए लेबल डायग्राम टू शो द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन दिस केस, तो डायमंड से वाटर में जा रही है, यानी कि डायमंड कौन सा मीडियम का काम कर रहा है, डेंसर मीडियम का, वाटर कौन सा का काम कर रहा है, रेयर मीडियम का, कंपैरिजन टू डायमंड। तो ये क्या हो जाएगा, इससे दूर हट जाएगा। ठीक है, यानी कि ये इंसिडेंस एंगल हो गया, ये आपका रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन एंगल हो गया, डेंसर से रेयर में जा रही है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, डायग्राम आपका कंप्लीट, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। हाँ, ये आपको बता देता हूँ मैं कौन से उसमें दिया गया है, ये सेट नंबर 1 में दिया गया है, और क्वेश्चन नंबर कौन से का पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 25 का पार्ट है। सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 25 है, ये कौन से सेट का, सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 25 का और वाला पार्ट है। तो ये 2 सेटों में दिया गया है और पार्ट। ठीक है, सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 25 करके दिया गया है। अब ये पूछा है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ द डायमंड एंड वाटर, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो उसे कहा जाता है जब हम कंपेयर करते हैं वैक्यूम से या फिर एयर से। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है डायमंड का, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है किसका, डायमंड का, वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 2.42, और जो वाटर का है, वाटर का है वो कितना दे रखा है, 1.33। अब ये कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू डायमंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू डायमंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू डायमंड पूछ रहे हैं, यही पूछ रहे हैं ना, बात आगे समझ में। तो इसका फॉर्मूला क्या लगा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, ये कर लो। और जब इसे करोगे तो इसे कितना हो जाएगा, वाटर का कितना है 1.33 और डायमंड का कितना है 2.42। अब इसे कैलकुलेट कर लो भैया, कैलकुलेट करो इसे जल्दी से, इसका डेसिमल से डेसिमल हटाओ। ठीक है, 2.4 लगभग अप्रोक्सीमेट आना चाहिए ये, इससे तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, 0.4 नहीं 0.5 दो बार चला जाएगा, 4 4 4। ठीक है, 0.54 आएगा।
अब अगर एक डिजिट और करें तो एक डिजिट और कर लेना, अगर वो ज़्यादा आती है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि 6 से ज़्यादा होती है, 5 से ज़्यादा होती है, तो आप इसे अप्रोक्सीमेट लिख सकते हो 0.55। तो अगर आप इन दोनों में से कोई सा भी आंसर लिखा हो तो वो आपका सही है, ठीक है। ओके, तो इसमें ये हो जाता है। अब इसमें सेट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 26, सेट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 26, सेट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 26, सेट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 26, सेट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 26। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है कि ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस अराउंड ए स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर पासिंग थ्रू द कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड ये है, ठीक है, इसमें से आपका स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर जा रहा है, ठीक है। हाउ विल द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, पहले तो लाइन ड्रॉ कर दो, करंट ऊपर को दिखा दो यार, ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखाओगे आप वो ऐसे दिखाओगे, ऐसे शो करोगे। राइट हैंड थंब रूल बताया था मैंने, फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आएगा बाहर की तरफ और यहाँ से अंदर की तरफ जाएगा एरो, ठीक है, समझ लो, ऐसे दिखा सकते हैं आप उसे। फिर उसके बाद में बताया गया है कि हाउ विल द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड चेंज व्हेन द पॉइंट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी डिटरमाइंड टू मूव अवे फ्रॉम द कंडक्टर। हमने इससे यहाँ पर लिया मैग्नेटिक फील्ड, मैं डायग्राम थोड़ा सुंदर सा, तो मैं पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ और फिर मैंने इस पॉइंट को शिफ्ट कर दिया यहाँ पर, फिर मैं यहाँ देखता हूँ तो क्या होगा। तो वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला होता है μ0I/2πr, ठीक है। ये डिस्टेंस किससे शो करती है, r से। अब हमने r को और ज़्यादा बढ़ा दिया, r' फिर कर दिया। तो ये कह रहे हैं कि मूव अवे फ्रॉम द कंडक्टर, अगर हम कंडक्टर से दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। अगर हम कंडक्टर से यानी कि करंट कैरिंग वायर से दूर जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन मिल जाता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ओके, मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगा। द रेजिस्टेंस डिवाइस करंट, ये क्वेश्चन सेट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 21 आया हुआ क्वेश्चन है जो मैंने करा दिया है, ठीक है। उसके बाद में हाँ ये है अब को सेट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 12, सेट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर है 12 में पूछा गया है द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इन द ह्यूमन बीइंग इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ। हमारी आँख की एक पावर होती है जिसे हम कहते हैं पावर ऑफ एक्यूमेंडेशन। उससे हमारी आँख कभी पास की चीज़ को देखती है, कभी दूर की चीज़ को, यानी कि फोकल लेंथ चेंज करती है। हमारी आँख पास से भी देख रही है, दूर से भी देख रही है, ओके। लेकिन अब ये फोकल लेंथ चेंज करने का जो काम है वो किसका है, तो पहला ऑप्शन है ऑप्टिकल नर्व, बिल्कुल गलत। दूसरा ऑप्शन है सिलेरी मसल्स, यही सही है। तो इसका ऑप्शन है बी, सिलेरी मसल्स, CILIARY, ठीक है, यही है ना, सिलेरी मसल्स, ठीक है, सिलेरी मसल्स, ये इसका राइट आंसर है। MUSCLER, ठीक है भैया। अब हाँ एक क्वेश्चन और इन्होंने अलग दे दिया है सेट नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, इसे मैं रब कर देता हूँ। अब देखो सेट नंबर 3, सेट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर है 7 क्वेश्चन में कहा गया है इन टॉर्च लाइट्स एंड हेडलाइट्स ऑफ द व्हीकल द बल्ब इज प्लेस्ड। टॉर्च लाइट या हेडलाइट जो होती है व्हीकल में, वहां पर बल्ब कहाँ रखा जाता है, बिटवीन द पोल एंड द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर, वेरी नियर टू द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर, बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द रिफ्लेक्टर, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द रिफ्लेक्टर। अगर हम बिटवीन द पोल और फोकस रखेंगे तो कैसी इमेज बन जाएगी, कॉनकेव मिरर से वर्चुअल बनेगी, तो ये गलत है। वेरी नियर टू द फोकस, क्योंकि अगर हम फोकस के पास रखेंगे, कॉनकेव ये लेंस है, अगर ये इसका फोकस है, इसका हमने बहुत पास रख दिया तो यहाँ से लाइट रे जाएंगी ऐसे उस ऑब्जेक्ट, मतलब बल्ब से लाइट रे ऐसे पहुंचेंगी, और जब ऐसे पहुंचेंगी तो पैरेलल हो जाएंगी लाइट रे, ठीक है। और पैरेलल होने के बाद में हमें एक ही जगह पर उसका सारा बीम मिलेगा, जिसकी वजह से हम चीज़ों को क्लियरली देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर बनता है वो आपका बी बनता है, वेरी नियर टू द फोकस, वेरी नियर टू द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर, ठीक है। अब उसके बाद में और कौन सा फिजिक्स का क्वेश्चन बचता है, और इसमें
बेसिक एक्टिविटी नहीं, और इसमें कोई फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं है। और इसी के साथ हमने तीनों सेट के सॉल्यूशन पर, फिजिक्स के पोर्शन के सॉल्यूशन पर विजय प्राप्त कर ली है। फिर मैं आपसे मिलूंगा ऐसी ही सुंदर वीडियो के साथ में। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, सी यू अगेन।